हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 2। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों से हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि डायमेंशंस क्या होते हैं। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस। बच्चों आज हम पढ़ेंगे कि जो इसके एप्लीकेशंस होते हैं वो क्या होते हैं। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि आप इसके जो डायमेंशंस हैं वो कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन इनका यूज क्या है। आप बोल सकते हैं एप्लीकेशन, आप बोल सकते हैं कि इनके यूजेस क्या है। तो बच्चों सबसे पहला पॉइंट अगर देखते हैं, तो जैसे मान लो कि कोई फिजिकल इक्वेशन है। तो अगर आपको ये चेक करना है कि फिजिकल इक्वेशन सही है कि नहीं है, मतलब करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो हम उसको डायमेंशन एनालिसिस से चेक कर सकते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस से हम उसको ये चेक कर सकते हैं कि जो फिजिकल इक्वेशन सही है या गलत है। तो आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आपने इसको 9th-10th में पढ़ा होगा। तो इसे मान लेते हैं जो s क्या है, s डिस्प्लेसमेंट है। s क्या है, डिस्प्लेसमेंट बोल दो या फिर इसको डिस्टेंस बोल दो, ठीक है। और u क्या है, u हमारा है इनिशियल वेलोसिटी। और हमारा a क्या है, a है हमारा एक्सीलरेशन। और t क्या है, t बच्चों टाइम है। एक सेकंड चेक करता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। ठीक है बच्चों, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो अब देखो बच्चों, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है यानी कि डिस्टेंस है। तो इसका जो हम डायमेंशन होगा डिस्टेंस है, तो इसको हम l लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया LHS, ठीक है। अब हमको ये हो गया RHS, जो इतना है ये हो गया RHS। तो हमको LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। तो अगर RHS देखते हैं, अगर हम बच्चों RHS देखते हैं तो क्या होगा कि ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब बच्चे यहाँ पर ये हम देखेंगे कि जो डायमेंशंस होगा, इसका टर्म और इसका टर्म और इसका टर्म सेम होना चाहिए। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जो भी मतलब डायमेंशंस होती हैं, अगर उसको हम ऐड सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो वो सेम डायमेंशन होनी चाहिए। तो इसके जितने भी टर्म्स होंगे वो सब बराबर होंगे, जितने भी टर्म्स होंगे। तो जैसे कि हमारा जो ये LHS है जो कि लेफ्ट हैंड साइड है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका जो डायमेंशन होगा वो L होगा। और अगर हम राइट हैंड साइड पे देखते हैं तो राइट हैंड साइड में इसका भी L होना चाहिए और इसका भी L होना चाहिए, तभी ये क्या है कि डायमेंशनली करेक्ट होगी। जैसे u क्या होता है, ये क्या है, वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस मतलब L, टाइम मतलब t। तो ये हो गया। अब ये क्या है, t ऊपर है, ठीक है, टाइम हो गया। अब बच्चों ये जो ये कांस्टेंट है तो ये डायमेंशन लेस होता है। जो ये कांस्टेंट होता है ये क्या होता है, डायमेंशन लेस। तो इसका तो हम डायमेंशन निकालेंगे नहीं। तो और अब बच्चों देखो इसका क्यों नहीं होगा डायमेंशन लेस है, क्योंकि इसकी कोई क्वांटिटी मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं है। क्योंकि अगर यूनिट होगी, जैसे कि मान लो कि ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का कुछ होगा, मीटर होगा, किलोमीटर होगा, तो इसकी यूनिट है। लेकिन जो हमारा कांस्टेंट होता है उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो ये एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन
वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी का क्या होता है, अभी हमने यहाँ निकाला है L अपॉन टी, और टाइम मतलब 1 अपॉन टी, और ये क्या है टी स्क्वायर मतलब टी का होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ से टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा L। देखो बच्चों ये जो टर्म था ये क्या बच गया, L बच गया। अब यहाँ पर देखते हैं ये टी तो टी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या बचा L, और जो यहाँ पर था डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशन था ये L, मतलब कि जो LHS है ये जो है RHS के इक्वल है। ये देखो, तो बच्चों यहाँ से प्रूव हो गया कि जो इक्वेशन है फिजिकल इक्वेशन ये करेक्ट है, जो डायमेंशनली करेक्ट है। तो बच्चों दूसरा एग्जांपल देखते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लो। अब बच्चों दूसरा इक्वेशन देखते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है, m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। बच्चों हमको ये देखना है कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। चलो बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखो पहले इसको समझ लेते हैं कि टर्म्स हैं कौन कौन से। अब से ये m है, तो ये m जो है ये मास है, और जो ये m नॉट है तो ये जो m नॉट है ये भी मास है, लेकिन मास इन रेस्ट। और जो v है ये वेलोसिटी है, और जो c है ये स्पीड ऑफ लाइट है। तो बच्चों चलो इसको पहले LHS तो सीधा सीधा लिखा हुआ है m, LHS तो m लिखा हुआ है। बच्चों RHS प्रूव करते हैं। और जो m नॉट है तो इसका क्या हो जाएगा डायमेंशन m अपॉन 1 माइनस, और जो क्या है वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा L/T, L/T का स्क्वायर लगा हुआ है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। अब c स्क्वायर है, c भी क्या है स्पीड ऑफ लाइट, मतलब ये भी स्पीड है, मतलब इसका भी डायमेंशन होगा वो L/T होगा, इसका स्क्वायर। तो बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा टर्म, तो इसका मतलब ये है कि m/m0 L0 T0। अब बच्चा अब ये मत कर देना कि 1 से 1 ये 1 हो गया और ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, 0 हो गया। तो 0 हो गया, लेकिन जो इसका डायमेंशन होगा m0 L0 T0 होगा, तो जो इसका ओवरऑल डायमेंशन हो जाएगा m1 L0 T0। एग्जाम में आपको ऐसे ही मिलेगा। और जो LHS है ये तो RHS हो गया, और LHS क्या है m है, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब कि डायमेंशनली ये जो इक्वेशन है ये करेक्ट है। लेकिन जो बच्चों इसका जो सही फार्मूला होगा, जो ये फार्मूला हमने चेक किया, लेकिन अगर इसका सही फार्मूला देखते हैं जो कि आइंस्टाइन का फार्मूला है ये, तो बच्चों ये आइंस्टाइन का फार्मूला है। आइंस्टाइन का फार्मूला क्या है, m इक्वल टू, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का मास जो है वो मास इन रेस्ट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। जिसका करेक्ट फार्मूला है वो ये है, तो बच्चा इसको नोट कर सकते हो। तो यहाँ से प्रूफ होता है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो बच्चों यहाँ तक हमने देखा कि कैसे आप डायमेंशन से ये पता कर सकते हो कि कोई भी इक्वेशन करेक्ट है या कि इनकरेक्ट है। तो अभी हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा क्या है कि डेरिवेशन होगा, मतलब कि हम किसी भी फॉर्मूले का डेरिवेशन कर सकते हैं डायमेंशन की वजह से, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। अब देखिए बच्चों जैसे कि, और ये जो बच्चों ये बेस्ड होता है ये कि जो हमारा होमोजेनिटी थी कि हम जैसे ये क्या है बेस्ड ऑन
होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन पे। जैसे कि हमने देखा था कि आप कि सेम जो यूनिट होती है उसी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उसी तरह यहाँ पर भी आप उसी को फॉर्मूले को यूज करके, उसी का होमोजेनिटी जो होता है डायमेंशन का, उसी को यूज करके हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट एज्यूम फोर्स इज डिपेंड अपॉन मास एंड एक्सेलरेशन। अब अच्छा मान लो ये दिया हुआ है कि लेट एज्यूम फोर्स इज डिपेंड अपॉन मास एंड एक्सेलरेशन, मतलब फोर्स जो है, फोर्स डिपेंड अपॉन मास, मतलब फोर्स मास पे डिपेंड है और किस पे है, एक्सेलरेशन पे। मतलब फोर्स मास पे भी डिपेंड है और फोर्स जो है एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड है। अब हमको ये नहीं पता कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूले का डेरिवेशन करेंगे इसकी मदद से, जो डायमेंशन होता है उसकी मदद से करेंगे। तो एज्यूम करते हैं कि फोर्स इक्वल टू के कांस्टेंट लेते हैं, क्योंकि इसके जो प्रोपोर्शनल में है तो एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट इसको बोलते हैं, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू हमको नहीं पता, तो क्या हो जाएगा, एक्स ले लेते हैं यहाँ पर, mx/a/y। अब बच्चे देखो के जो है वो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हो गया, तो इससे हमको कुछ नहीं मतलब, हमको मतलब क्या है, मास और एक्सेलरेशन पे। तो बच्चों फोर्स का हमने जो पढ़ा था डायमेंशन क्या होता है, mlt-2। आप फोर्स का बच्चों याद कर लो, और m का क्या होगा, मास, मतलब mx। और जो एक्सेलरेशन होता है बच्चों, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। मतलब चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी का क्या होता है, lt-1। वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, और मतलब अपॉन t है, तो मतलब t-1 होगा, लेकिन t-2 कर लेते हैं इसको। तो हमारा जो एक्सेलरेशन का होगा t-2, तो ये y हो जाएगा। यहाँ पर m1 है, l1 है, तो जैसे कि m1 l1 t-2 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, mx ly t-2y। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, जितने भी डायमेंशंस हैं उनको इक्वेट कर देंगे। तो m जो है mm से इक्वेट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आती है, 1। और अगर हम l से l को इक्वेट करते हैं तो l से देखेंगे तो क्या होगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू भी आ रही है 1। अगर हम t से t के इक्वेट करते हैं, मतलब कि -2 इक्वल टू -2y, मतलब ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू भी 1 आ रही है। तो मतलब यहाँ से y की वैल्यू तो आ ही गई है ना, मतलब यहाँ से भी y की वैल्यू 1 आ रही है और यहाँ से भी आ रही है। तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या होगा बच्चों, हमारा जो फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, F इक्वल टू के m इंटू ए। बच्चों को के नहीं पता, के क्योंकि के प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, तो यहाँ पर अभी हम एक ये जो के है, यही जो डायमेंशंस की जो लिमिटेशंस है कि हमको के की वैल्यू नहीं पता चल सकती डायमेंशन से। तो बच्चों इसको आप नोट कर लो, हम तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन है कि इफ यू नो दैट ड्रैग फोर्स ऑन अ स्फेरिकल बॉडी मूविंग इन अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन ईटा, ईटा मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस आर ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी, तो फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स।
मतलब कि एक कोई स्फेरिकल बॉडी है और वो एक लिक्विड में मूव कर रही है, तो उसकी जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो ईटा है, और जिसका रेडियस है, जहाँ पर वो बॉडी जो बॉडी है उसका जो रेडियस है वो आर है। तो ये लिखा है रेडियस ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी, जो बॉडी है स्फेरिकल उसकी जो वेलोसिटी है v है। तो हमको एक एक्सप्रेशन फाइंड करना है कि जिसमें फोर्स लगेगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले बच्चों जैसे कि जो ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो डायमेंशन है वो क्या होगा। क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, आपके कंपटीशन में भी आ सकता है। डायमेंशन ऑफ ईटा मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बच्चे इसकी वजह से इसका भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या है कि जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है एक फॉर्मूला है। तो बच्चों एक फॉर्मूला है जो आगे चल के आप पढ़ोगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, F = माइनस ईटा ए dv बाई dx। अब बच्चों यहाँ पर जो F क्या है, फोर्स है, ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ए क्या है, एरिया है, और dy और dx क्या है, ये वेलोसिटी है और ये डिस्टेंस है। तो बच्चों जैसे कि हमको अब इसकी ईटा की हमको डायमेंशन निकालनी है, तो इसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो मतलब क्या हो जाएगा, F dx बाई dx ऊपर चला गया, ये नीचे आ जाएगा, a dv ये नीचे आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फोर्स क्या होता है, फोर्स को आपको पता है कि क्या होता है, mlt-2 जिसका डायमेंशन होता है, और dx मतलब क्या है, ये डिस्टेंस है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, l लेंथ हो जाएगा। और ये क्या है, एरिया मतलब लेंथ इंटू लेंथ, और ये dv क्या हो जाएगा, dv का हो जाएगा मतलब क्या होता है हमारा lt-1 डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सॉरी lt-1 होगा, -2 नहीं, lt-1, lt-2 तो एक्सेलरेशन का होता है। अब बच्चों यहाँ से l और l कैंसिल हो जाएगा, एक l से कैंसिल हो जाएगा, और ये जो t-1 है, ये t-1 ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा +1, तो मतलब +-2 +1 तो बचेगा -1। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, m, अब l भी तो बचा हुआ है, तो ml-1 और t हो जाएगा -1। तो हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है उसका डायमेंशन ये होता है। अब इसको बच्चों याद कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन बताओ, कई जगह पे पूछ सकता है। तो बच्चों इसको याद कर लो, ml-1 t-1, ये चाक गिर जाती है। तो इसको जल्दी से नोट करो, तो फिर इसका क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्योंकि जब तक आप कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी ईटा का जब तक आपको डायमेंशन नहीं पता होगा, फिर ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो डेरिवेशन भी आता है आपको एग्जाम में आ सकता है या फिर कंपटीशन में भी पूछ सकता है। तो पहले हमको निकालना किसका है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स, मतलब हमको फोर्स का एक्सप्रेशन निकालना है। यहाँ से हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों देखो क्या है कि इफ़ यू नो दैट फोर्स ऑन ए स्फेरिकल बॉडी मूविंग इन अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मतलब कि जो फोर्स है ये डिपेंड हो रहा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे, रेडियस r, मतलब फोर्स डिपेंड करता है r पे, रेडियस पे, और वेलोसिटी v पे। तो बच्चों हमको सबका डायमेंशन पता है, किसका डायमेंशन क्या होता है, इसका डायमेंशन इसका क्या होता है। देखिए अभी हमने इसका निकाला था, इसका क्या था, ml-1 t-1। अब इसको रट लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और रेडियस का क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, क्योंकि लेंथ है। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, lt-1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसको इसके प्रोपोर्शनल में रख देते हैं। अब प्रोपोर्शनल में रखेंगे तो इसका जो इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है उसको रखेंगे के, तो क्या हो जाएगा, ईटा ए मान लेते हैं ऊपर, आर बी मान लेते हैं, आप कुछ भी मान सकते हो, चाहे XYZ मानो, चाहे ABC मान सकते हो, और वेलोसिटी v का क्या हो जाएगा, c। तो F क्या है, F मतलब है हमारा फोर्स, फोर्स का क्या हो जाएगा, mlt-1,
फोर्स का क्या होता है, MLT माइनस वन के MLT माइनस टू, भूल गए। फोर्स का आप निकाल सकते हो m इंटू एम, हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, तो क्या होगा MLT माइनस टू, एक्सेलरेशन में क्या होता है LT माइनस टू, तो यहाँ पर होगा LT माइनस टू, ठीक है। फोर्स का याद रख लो। तो K का क्या होगा, K का तो हमें कोई डायमेंशन होता नहीं क्योंकि ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस। अब ईटा की क्या डायमेंशन है, ML माइनस वन T माइनस वन, मतलब ML माइनस वन T माइनस वन, और ऊपर क्या हो जाएगा A, और R का मतलब L का जो होगा वो क्या हो जाएगा B, और जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होगा LT माइनस वन, मतलब हम वेलोसिटी जगह LT माइनस वन लिख देंगे, तो LT माइनस वन ऊपर हो जाएगा C। तो अब क्या होगा कि बच्चों यहाँ पर M1 L1 T माइनस टू, ये हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर हम इक्वेट कर देते हैं M का पहले A, अब इक्वेट नहीं करते, पहले हम फाइंड कर लेते हैं। बेस M है और कहीं M है नहीं तो हम सीधा A लिख देंगे। अब L का लिखते हैं। अब बच्चों L का देखो L माइनस वन, तो इससे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा माइनस A। L और कहाँ है B, तो यहाँ पर कोई साइन नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस B माइनस A प्लस B, और L क्या है, L के ऊपर C है, तो ये भी प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों T का टर्म लिखते हैं। T का क्या है, T का माइनस वन, तो माइनस वन इंटू A मतलब माइनस A, और T का यहाँ था है, T का यहाँ पर क्या होगा माइनस वन और C मतलब माइनस C। तो अगर हम इक्वेट कर देंगे इधर, तो A इक्वल टू, अगर M से हम इक्वेट करते हैं तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा, A इक्वल टू आ जाएगा वन, हमारी A की वैल्यू आ गई। और अगर L से इक्वेट करते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस A प्लस B प्लस C इक्वल टू वन, ठीक है। अब T से इक्वेट करते हैं, T से इक्वेट करेंगे तो क्या होगा T माइनस टू, मतलब माइनस टू और माइनस A माइनस C, और A की वैल्यू हमारे पास है पहले से, तो मतलब क्या हो जाएगा माइनस टू, A की वैल्यू क्या है वन है, तो मतलब माइनस वन माइनस C, तो क्या करेंगे ये जो माइनस वन इधर आ जाएगा, मतलब माइनस टू प्लस वन इक्वल टू माइनस C, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस वन इक्वल टू माइनस C, तो माइनस वन कट जाएगा, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी वन, C की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से हम B की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम रखेंगे माइनस वन A की जगह A की जगह वन रखेंगे प्लस B हमको पता नहीं है, B तो हमको फाइंड करना है। C क्या है, C की वैल्यू भी वन है, इक्वल टू इधर वन था, तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गया, तो सीधा सीधा B की वैल्यू क्या आ गई वन आ गई, मतलब A की वैल्यू भी वन B की वैल्यू भी वन, C की वैल्यू भी वन। तुम्हारा जो फॉर्मूला जो ड्राइव होगा, हमारा जो फॉर्मूला ड्राइव हो क्या आएगा, वो होगा कि ये है फोर्स, मतलब यहाँ पर रखते हैं अगर, तो K ईटा A की जगह वन, और R B की जगह वन, और वेलोसिटी V C की जगह वन, तो ये हमारा इससे निकल के आएगा डायमेंशन। और चलो इसका एक सही फॉर्मूला देखते हैं, जो K की वैल्यू होती है यहाँ पर 6 पाई होती है। सॉरी बच्चों, थोड़ा कैमरा हिल गया था। तो यहाँ पर जो K की वैल्यू है वो 6 पाई है, मतलब जो ये फार्मूला है ये स्टोक्स का बहुत फेमस फार्मूला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा F इक्वल टू 6 पाई ईटा RV, ये फार्मूला होता है। आप इसको चाहे याद कर सकते हो, बाकी आगे तो हम पढ़ेंगे ही। तो ये बहुत फेमस फार्मूला है, आप इसको याद कर सकते हो। और ये जो डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में भी आ सकता है, तो अगर आप इसको याद रखोगे तो आप यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसको जरूर याद रखना कि जो कि इसका डायमेंशन क्या होता है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है आपको। तो बच्चों इसको आप नोट कर लो। तो बच्चों अगर हम अपना अगला एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल है कि इफ काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी V, काइनेटिक एनर्जी के मान लेते हैं,
इफ काइनेटिक एनर्जी के, वेलोसिटी v एंड टाइम t आर चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, मतलब कि जो हम mlt मानते थे कि जो मास के लिए m मानते थे, l के लिए लेंथ और t के लिए टाइम, तो यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी के लिए k, वेलोसिटी के लिए v और टाइम के लिए t एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी मानेंगे। तो ऐसे में क्या है कि देन फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। तो जो सरफेस टेंशन का जो हमारा फार्मूला होता है, पहले ये समझ लो कि सरफेस टेंशन का फार्मूला होता क्या है। वो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो हमारा सरफेस टेंशन होता है। तो पहले हम काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन निकाल लेते हैं। एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, ml² t-2। अब इसको याद कर लो। और वेलोसिटी v का जो हमारा डायमेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, lt-1 डिस्टेंस अपॉन टाइम। और टाइम t का मतलब क्या हो जाएगा, t का तो t ही रहेगा टाइम का। तो हमारा पूछ क्या रहा है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन मतलब कि सरफेस टेंशन लिख लेते हैं, एस टी लिख लेते हैं। तो इसका हम मान के चलते हैं कि जो सरफेस टेंशन है, यहाँ देखते हैं, जो सरफेस टेंशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं। और जो सरफेस टेंशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। और ये जो सरफेस टेंशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी क्या है, टाइम के लिए। तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं तो के, तो हमारा जो अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, अगर इसको हटाते हैं तो के आ जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी के की पावर हम मान लेते हैं, के की जगह हम ई लिख लेते हैं क्योंकि के पहले से है, तो हम ई लिख लेते हैं। ई का क्या हो जाएगा, ई का ए और वी का बी और सी का मतलब टी का सी हो जाएगा। सरफेस टेंशन हमारा क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स का हमने क्या पढ़ा था अभी, mlt-2 फोर्स हो गया, पर यूनिट लेंथ मतलब l नीचे हो जाएगा, तो l से l कैंसिल हो जाएगा। पहले इसका लिखते हैं, ई एनर्जी का क्या हो जाएगा, ml² t-2 और यहाँ पर क्या होगा, ऊपर a है। v का क्या होता है, lt-1, इसका क्या हो जाएगा b। और t का तो t ही होता है, तो इसका क्या हो जाएगा c। तो l तो 0 हो गया यहाँ पर, तो m1 l0 t की पावर -2। अभी इक्वेट करने के लगे ना हमको l, इसलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब अगर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, m की पावर a, m तो कहीं और है नहीं, तो m की पावर a हो जाएगी। और l² है, l² एक l, मतलब पहले यहाँ पर देखते हैं, l का पावर 2 है, तो मतलब l का पावर 2 इंटू a, 2a और l की पावर b है प्लस b, और l तो और है नहीं। अब t का पावर क्या है, -2 इंटू a, t का पावर -2 इंटू a, हाँ ठीक तो है। और t क्या है, t -1 इंटू b मतलब -b और t का c। तो हमारे यहाँ से हमने इक्वेट कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पर इसका a है a, तो मतलब a = 1 आ गया सबसे पहला। और अगर 2a प्लस b, l का 2a प्लस b है, तो यहाँ पर इसकी डायमेंशन क्या है, 0 है। तो यहाँ पर इसका हम एक वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, 2 इंटू 1 प्लस b = 0। तो मतलब b की वैल्यू क्या आ गई हमारी, -2 आ गई, b की वैल्यू भी आ गई। अब हम यहाँ पर देखते हैं c की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो c क्या हो जाएगा, 2a - b प्लस c। अब a की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ 1 रख देंगे a की जगह। 2 - b क्या है, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा
टू हो जाएगा, प्लस सी इक्वल टू तो हमने लिखा ही नहीं, टी इसकी जो डायमेंशन है क्या है -2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2, तो -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा तो सी की वैल्यू क्या आ गई -2। तो हमारा डायमेंशन क्या आ जाएगा, डायमेंशन यहाँ लिख लेते हैं, सरफेस टेंशन हम इक्वल टू ई की पावर ए मतलब हाँ ई की पावर ए के मान लेते हैं, ये के में दिया है तो एग्जाम में तो आप कैंसिल कर दोगे के, तो अगर आप कांस्टेंट कुछ भी मान लेना और दूसरा, तो के की पावर ए मतलब 1 और बी की पावर -2 मतलब v -2 और टी की पावर सी मतलब सी कितना है, टी पावर कितना है -2। तो जो ये सरफेस टेंशन का ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो नीट में और IIT जेईई में आते हैं। इस पे हम अभी अगले लेक्चर में हम नीट और जेईई मेंस और जेईई एडवांस के क्वेश्चन देखेंगे अलग अलग लेक्चर में। तो अभी हम यहाँ तक ही इस लेक्चर को रखते हैं, देखते हैं अभी लेक्चर कितना टाइम हो, तो 1-2 क्वेश्चन और करवा देते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन हम किसी दूसरे लेक्चर में देखेंगे, अभी इसके बाद मैं एक लेक्चर अपलोड करूंगा, वहाँ पर आप नीट के क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद एक लेक्चर अपलोड करूंगा, वहाँ पर आप IIT जेईई के क्वेश्चन देख सकते हैं। तो अगर अभी हम क्वेश्चन और करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ऐसे में हम ये कुछ इसकी लिमिटेशंस देख लेते हैं कि लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। बच्चों इसकी लिमिटेशंस अभी हमने इसके पहले एक लेक्चर पढ़ा था, उसमें था कि फोर्स का हमारा एक जो स्टोक्स का फॉर्मूला निकल के आया था, क्या था कि के ईटा आर वी, और जहाँ पर के की वैल्यू 6 पाई थी, मैंने बताई थी आपको। तो जो क्योंकि अब वो तो मैंने बताई थी, वो तो बुक में लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप डायमेंशन इसका के की वैल्यू निकालना चाहोगे तो वो डायमेंशन से इसकी जो वैल्यू है वो निकल नहीं सकती। तो सबसे बड़ा इसका जो बोल सकते हो कि लिमिटेशन यही है कि इसमें आप किसी नंबर्स की या फिर आप बोल सकते हो कि डायमेंशन लेस जो क्वांटिटी होती हैं उसकी जो रियल वैल्यू होती है वो आप नहीं निकाल सकते। सबसे बड़ा लिमिटेशन तो यही हो गई। और बच्चों अगर इसकी हम दूसरी लिमिटेशन देखते हैं, तो अगर आप इसमें तो आप कोई फार्मूला ड्राइव करने जाते हैं, तो यहाँ पर ऐसे मान लो कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला आ गया, जैसे कि tan थीटा आ गया, sin थीटा आ गया, तो क्या हुआ कि यहाँ पर इस अगर ये टर्म आ रहे हैं, जैसे मान लो कि log x आ गया, अब मान लो कोई एक्सपोनेंशियल आ गया e की पावर x आ गया, तो यहाँ पर जो ये अगर ऐसे टर्म्स आ रहे हैं तो वहाँ पर जो डायमेंशनल एनालिसिस होती है वो काम नहीं करती। तो इसकी ये दूसरी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। और बच्चों इसको जो तीसरी लिमिटेशन है, तीसरी लिमिटेशन ये है कि अगर मान लो आपके पास 3 से ज़्यादा टर्म है, जैसे कि एक m हो गया, एक l हो गया और एक t हो गया, अगर यहाँ तक है 3 टर्म्स हैं तो आप उसकी डायमेंशन उसकी मतलब डायमेंशन से आप उसका डेरिवेशन कर सकते हो। लेकिन अगर कोई चौथा टर्म आ गया, तो अगर चौथा टर्म आ गया तो फिर वहाँ पर आप इसका जो डेरिवेशन है वो नहीं कर सकते हो, जब तक कि आपको चौथा टर्म पता होना चाहिए। अगर आपको चौथा टर्म पता है तभी आप इसका जो डेरिवेशन है वो कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी लिमिटेशन ये भी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, जो डायमेंशन है वो MLT ही है। तो बच्चों इस लेक्चर में हमने डायमेंशनल एनालिसिस का लेक्चर 2 कंप्लीट कर दिया है। अभी अगले लेक्चर में हम बात करेंगे, क्वेश्चन वहाँ पर सॉल्व करेंगे नीट और IIT जेईई क्वेश्चन। तो अगर आप अभी ये पहला वीडियो देख रहे हैं तो इसके पहले भी एक मैंने वीडियो अपलोड किया है मेरे चैनल पे, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, जो कि पहला लेक्चर है, और ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है उसका दूसरा लेक्चर है। तो अभी तीसरे लेक्चर में मैं इसके क्वेश्चन जो है सॉल्व कराऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।